आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से एक बूंद सहसा उछली इस पाठ से आगे के भाग देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा है कि लेखक इटली, यूरोप यह जो प्रेक्षणीय स्थल है ये देखने के लिए जाता है। वहाँ पे वो बहुत सारे अनुभव लेता है। पुराने सब वहाँ पे जो जो प्रेक्षणीय चीज़ें हैं, वहाँ का घर, वहाँ का नज़ारा, वहाँ के लोग, वहाँ की सौंदर्यता, पूरे इसका वो अनुभव लेता है और उसका अनुभव वो अपने बुक में लिखने के लिए कोशिश करता है कि वहाँ के लोग भी अलग अलग तरह के हैं, उनकी सोच अलग है, वहाँ के घर, रहने का ढंग, ये सब वो अपने मन में, अपने विचारों में डाल के वो अपने लेखन द्वारा बुक में या पुस्तक में उतारना चाहता है। उसका आगे का भाग आज हम देखेंगे। और इस प्रकार आंखें मिलने के बाद उसके बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ के लोग भी उनके लिए नए हैं। इसलिए और भी अधिक भी कठिन है कि उसकी आंखों में प्रच्छन्न या प्रकट रूप में अपनी प्रतिच्छवि झांकती जाना पड़ती है। खड़ा मिलेगा वहाँ सामने तुमको अनपेक्षित प्रतिरूप तुम्हारा, नर जिसकी अनजिप आंखों में नारायण की व्यथा भरी है। यो तो ऐसे एक अकेले व्यक्ति के चित्रण से भी एक पूरे देश का, सभ्यता का, युग का चित्र खींचा जा सकता है। यूरोप के एकाधी देश में मुझे एक ऐसे व्यक्तियों को देखने या उनसे मिलने का संयोग हुआ जिनके माध्यम से कुछ क्षणों में ही मुझे एक समाज की या कम से कम विशेष युग स्थिति के समान समाज की जीवन परिपाटी बिजली की सी कौंध के साथ दिख गई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सहसा पूरे देश बल्कि समूचे यूरोप की आत्मा की एक झांकी पाली है। जैसा कि ब्राउनिंग ने कहा है, देयर आर फ्लैशेज स्ट्रैक फ्रॉम मिडनाइट्स। मध्य रात्रि में कभी ऐसी कौंध होती है और मैं समूचे यूरोप का चित्र खींचना चाहता हूँ तो भी कर न सका। और कदाचित वह अधिक प्रभावशाली ही होता कि ऐसे 4-6 विशिष्ट व्यक्तियों का चित्रण उपस्थित कर देता। किंतु उपन्यास की दृष्टि पर्यटन की दृष्टि नहीं है। वह विदेशी आत्मा को देखने की ओर बढ़ेगी जब कि मुझे अपनी देश दृष्टि के सम्मुख विदेशी भूमि को भी रखना है। हाँ, मिट्टी की प्रतिमा बन जाने के बाद उसमें आत्मा की झलक जाए तो वह मेरा अहोभाग्य। अनंतर यह भी जाना है कि रोम यूरोप का सबसे स्वच्छ शहर नहीं है, बल्कि स्टॉकहोम और कोपेनहागेन से लौटने पर इटली के बड़े शहर और लंदन और पेरिस भी वैसे गंदे जान पड़ते हैं जैसे इटली से लौटकर भारत के शहर। और यह भी जाना कि पहली सृष्टि में रोम की जो विशेषताएं लगी उनमें से बहुत सी समूचे दक्षिण पश्चिम यूरोप में पाई जाने और कुछ तो सारे यूरोप में। मतलब लेखक ने जो अनुभव किया है कि वहाँ की लोगों की यूरोप में जो रोम में जो यूरोप है उसका जो सब दृश्य है, वहाँ पे इतनी स्वच्छता नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत सारी विशेषताएं उन्होंने देखी, बहुत सारी खामियां भी वो देश की उन्होंने देखी है। कभी कभी यह भी हुआ है कि विदेशी शहरों में जो बात विशेष जान पड़ती है, भारत लौटकर पाया कि वह यहाँ भी पहुँच गई है। उदाहरण के लिए फ्रांकफुर्ट में रंगी बिरंगी बत्तियों द्वारा विज्ञापन, लौटकर देखा कि दिल्ली में भी उनका प्रवेश हो गया है। मतलब जो उन्होंने बाहर के कंट्रीज में देखा है, उन्होंने देखा कि वो भारत में भी ऑलरेडी आकर बैठ गया है, आ चुका है। क्या कि लंदन और पेरिस की दुकानों अथवा विज्ञापनों में स्त्रियों के अंडरवियर का अतिरिक्त प्रदर्शन, अपने यहाँ शादियों में लाउडस्पीकर से गोलियों की बाढ़ की तरह बरसने वाली घटिया फिल्म गाने के समान गला फाड़ फाड़ कर अपनी ओर ध्यान खींचने वाले भोंडे विज्ञापन। किंतु भारत लौटकर देखता हूँ कि दिल्ली और कलकत्ता के केंद्रीय बाजारों में गलियारे में भी इन्हीं से पट गए हैं। दीवारों पर उभार उभार कर टांगी हुई चोलियां और जमीन पर बिखरी हुई उतनी ही भद्दी रंगी बिरंगी पत्रिकाएं। मशीन सब कुछ उघाड़ती चलती है। मशीन की आत्मा नहीं है, लेकिन मशीन का दास होकर मनुष्य की निरंतर अपने को उघाड़ता जा रहा है।
आत्मा उसके पास नहीं है यह मानना तो कठिन है, लेकिन वह अनाहत है यह कहता है तो सरासर झूठ होगा। सड़क के बीच में फूल इटली में मिल सकते हैं और स्वीडन में भी, इंग्लैंड में भी और जर्मनी में भी। हाँ, इटली के मध्ययुगीन नियमित अलंकृत उद्यानों का सौष्ठव एक ढंग का है, फ्रांस की सजीली वीथियों का दूसरा ढंग का, इंग्लैंड के विशाल तरुराइयों से छाए हुए खुले हरियाली पार्कों का और एक ढंग। वहाँ के कपड़े, पार्क, वहाँ की रहने की स्थिति, अलंकार, यह सब के ढंग। और वो अपने भारत के साथ भी कंपेयर करता है कि वो बहुत सारी चीज़ें अभी भारत में भी आकर पहुंची है। सहज कुंठित और अनाहत भाव से बड़े हुए पेड़ों की शोभा क्या होती है, यह इंग्लैंड में ही देखने को मिलती है। भारत के पेड़ पौधों को पूज तो लेते हैं, लेकिन सहज भाव से पनपने हुए देते हैं। जिनको गाय बकरी के खाने के लिए दतुवन के लिए नोच नहीं लेते, उन्हें वैसे ही ऐसे तंग जगह में बांध कर रखते हैं कि उनका सहज विकास नहीं होता। चमत्कार के लिए हम यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी जाति के स्वभाव और उसके बनाए हुए बगीचों में समानता होती है, तो उनके लिए मनचाही युक्तियां हमें यूरोप में उतनी ही आसानी से मिल जाती जितनी पश्चिमोत्तर भारत में मुगल उद्योगों से या बनारस की फुलवाड़ियों से। पर उसे छोड़ देते तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शैली में उद्यान अपने अपने प्रदेश, परिवेश और जलवायु में ही अधिक सुंदर लगते हैं। इटली के तरतीबदार स्वरूप और मोरपंखी के पेड़ और पल स्तर की मूर्तियां वहाँ के नीले आकाश और नीले सागर के परिपाशु में शोभित देती है, और आसपास के ऊंचे नीचे प्रदेश के जैतून वृक्ष से बड़ी घाटियां और सजीले हंसमुख नर नारियों के साथ मिल जाती है या मेल खाती है। वहाँ के देखो घाटियां, पेड़, नर नारियां, बहुत सारों का वर्णन वहाँ पे उन्होंने किया है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो सब अनुभव लिया है। जैसे वहाँ के विनोदी प्रेमी, जीवनातुर, संगीत मुखर, श्रृंगार वृत्ति, लोगों के बीच काले या भूरे लबादे और काले या उनाबी टोप पहने हुए कैथोलिक पादरी और श्रमण सहज भाव से अपने का खपा लेता है, वैसे ही अपने में लिपटे सिमटे ये संभ्रांत मोरपंखी झाड़ की वहाँ की दृश्य परंपरा में अपना स्थान बना लेते और अंदर बंद पाते हैं, तो दीवार के पुराने पत्थरों के साथ इन वृक्षों का क्लांत उदासीन भाव फिर एक नया सामंजस्य प्राप्त कर लेता है। मानो विलासिता से उबा हुआ कोई अभिजात रसिक अब दूसरे को याद दिला रहा है कि कालो न जीर्णो वयमेव जीर्णा। किंतु शालीन उद्यानों और मधुदायिनों अंगूर बेलों की चर्चा से यह न समझ लिया जाए कि पश्चिम का जीवन अचंचल गति से चला है। पहली दृष्टि में यही सबसे बड़ी अंतर पूर्व और पश्चिम को दिखता है। पूर्व का जीवन विलंबित लय में चलता है और पश्चिम का द्रुत लय में। और भारत में तो हम योजनाओं के बावजूद आलाप लेने में भी खोए रहते हैं। यो तो और देशों की अपेक्षा इटली कुछ धीरे चलना पसंद करते हैं, और जब तक विश्राम करने या गली के मोड़ पर बिलमाने को तैयार है, फिर भी वह असंदिग्ध रूप से है पश्चिम देश ही, कम से कम आधुनिक इटली। पुरातन काल में जब वह पूर्व नहीं तो मध्य पूर्व से आक्रांत था, रोमिक लोग अधलेटिक भोजन करते थे और एक व्यालू में 6 घंटे बीत जाना साधारण बात थी। पर आज का रोमी खड़े खड़े ही खाता है। खाने के बाद का विश्राम वो अनिवार्य मानता है, और इसीलिए यूरोप भर में इटली के दफ्तरों में लंच की लंबी छुट्टी होती है, नियमतः 2 घंटे पर व्यवहार में 3 घंटे। किंतु दूसरी ओर वह काम देर तक चलता रहता है और उसकी कारीगर प्रसिद्ध है। यूरोप में सवेरे उठते ही जीवन की दौड़ आरंभ होती है और रात तक चली ही जाती है। मेरा अनुमान है कि औसत यूरोपीय को प्रतिदिन 6-7 घंटे तो पैरों पर खड़े खड़े बीतते हैं।
आखिर भी तो अधिक भी तो अचंभा नहीं। फिर वह खड़े रहना चाहे घर पर नाश्ता बनाते समय का खड़े रहते हो, चाहे ट्राम बस पर वे दफ्तर जाने के लिए खड़े होते हो, चाहे सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े होना, और चाहे खाते पीते समय खड़े होना, क्योंकि प्रायतः दिन में एक बार ही बैठकर भोजन किया जाता होगा। ऐसा क्यों है? यंत्रों ने इतनी सुविधा दी है सो केवल खड़े होने के लिए। मतलब उन्होंने जो उनका यूरोप और सब देशों का जो उनका भ्रमण है, उन्होंने अनुभव किया है कि इटली और यूरोपीय देश के लोग इतने बिजी होते हैं कि दिन के 7-8 घंटे वो खड़े ही होते हैं। उनका खाना, उनका काम, बसों से उनका ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें वो खड़े होकर करते। अपना जो जीवन है वो यांत्रिक जैसा हुआ है, यंत्रों जैसे हुआ है। बहुत सारे देशों ने प्रगति तो की है, लेकिन मनुष्य का जीवन अभी भी वैसे ही यंत्र जैसा हुआ है। उनके जीवन में शांति नहीं है, और ऐसे बहुत सारे अनुभव लेखक ने इस भ्रमण यात्रा में किए हैं। आशा करती हूँ ये जो लेखक का पूरा मनोगत है, उनका लेख है, वो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।